5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 10 मार्च को आएंगे सभी चुनावी राज्यों के नतीजे। कोरोना के चलते पदयात्रा और रोड शो पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 7 फेज में होंगे 5 राज्यों में चुनाव। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को, तो 10 मार्च को परिणाम आएंगे। सभी राज्यों के परिणाम 10 मार्च को आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो 10 मार्च को आएंगे चुनावी नतीजे। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना के चलते पदयात्रा और रोड शो पर रोक लगा दी गई है। अहम खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इन 5 राज्यों में आपको बता दें कि शराब, ड्रग्स, पैसे बांटने वालों पर सख्ती के साथ नजर रखी जाएगी और इन पर कार्रवाई की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया है और इसके साथ ही 2017 के विधानसभा चुनावों से मतदान केंद्रों की संख्या में 16% तक का इजाफा किया गया है। चुनाव आयोग ने अनिवार्य किया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा प्रबंधित कम से कम 1 मतदान केंद्र को स्थापित किया जाए। 18.30 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना से सुरक्षित चुनाव कराना पहली प्राथमिकता है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है और जिन चुनाव अधिकारियों को जरूरत होगी तो उन्हें बूस्टर डोज पहली प्रायोरिटी पर उपलब्ध कराया जाएगा। चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले तमाम कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेना अनिवार्य होगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हुई आपको खबर बता रहे हैं। 7 फेज में 5 राज्यों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा और 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो 7 चरणों में 5 राज्यों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होगा। सभी 5 राज्यों के चुनाव 7 चरणों में होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। और इस वक्त हमारे साथ प्रशांत लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से, जिनसे जानते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में प्रशांत चुनाव होना है और जिस तरह से अगर पहले फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो 10 फरवरी को फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन। कितने तैयार हैं उत्तर प्रदेश वाले? जी बिल्कुल, आज डंका बज चुका है। चुनाव आयोग ने साफ तौर से बिगुल फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश के सियासी रण में सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हैं और जैसा कि देखा जाए पीछे हमारे विधानसभा है जहाँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के तमाम होल्डिंग पोस्टर लगे थे और शायद पहले से संकेत अधिकारियों के आ गए थे, उसके बाद पीछे की सारी जो होल्डिंग पोस्टर हटा दिए गए। तो साफ तरीके से हम लोगों को संकेत हो जाएगा कि आज उत्तर प्रदेश में आचार संहिता का डंका बज जाएगा। उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हो गई हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पहले फर्स्ट फेज की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज में बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि जैसे मतदाता भी चाह रहे थे और पॉलिटिकल पार्टियां भी चाह रही थी चुनाव समय पे हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों की जो तैयारियां हैं वो भी धराशायी हो जाती और जो विपक्षी दल के जो वोटर है, कहा जाए जो जनता है, उसके मन में भी जो रुझान था शायद उस समय परिवर्तित हो जाते अगर चुनाव पोस्टपोन्ड होते। तो ऐसे में जिस तरीके की जनता उत्तर प्रदेश की मूड बनाए हुए हैं वो अपने कहा जाए कि उंगली से बटन दबाकर या बैलेट पर मोहर लगाकर पूरी तरीके से तय कर देगी अपनी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन दल काबिज होगा। सख्त नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने सख्त लहजे में कह दिया है कि 15 जनवरी साल 2022 तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, तमाम चीजों पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है। जी बिल्कुल, कोविड गाइडलाइन जैसे देख रहे हो, कोविड और ओमिक्रॉन वायरस तेजी से बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। हालांकि चुनाव आयुक्त ने साफ तौर से कहा कि हमारे लिए चैलेंजिंग काम है और ऐसे में जिस तरीके से जो उन्होंने फैसला लिया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश जनता के साथ जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। भले पॉलिटिकल पार्टियों के मन में या उनके नेताओं के प्रत्याशियों के मन में सत्ता का लोलुपता हो, लेकिन जनता की जान को जोखिम में डालना चुनाव आयोग के मन में नहीं था। इसलिए उन्होंने तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों की जो रैली थी उन पर रोक लगा दी गई है साफ तौर से
और ये एक स्वागत योग्य फैसला है। अब वर्चुअल तरीके से नेता अपनी जो है रैली करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है, रस की ये भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो सोशल मीडिया की बात की जाए कि तमाम पार्टी सोशल मीडिया पे नहीं, अगर पहले नंबर पे देखी जाए तो बीजेपी पहले नंबर पर, दूसरे पर यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। चिंता की लकीरें अगर किसी पे खींची हैं तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। चिंता की जो लकीरें हैं वो सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कांग्रेस जो दमखम भरे हुए उनके लिए और जो तमाम छोटे दल हैं उनके लिए चिंता की लकीरें हैं कि वो किस तरीके से अपने वर्चुअल कार्यकर्ताओं को जोड़कर रैलियों को संबोधित करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और उनकी सोशल मीडिया टीम भी जिलों के साथ साथ ही बूथ लेवल पर भी तैयार है। और क्योंकि आप देखें बीजेपी के जो भी कार्यक्रम पूर्व में हुए, चाहे कोरोना के टाइम में हो या अभी प्रधानमंत्री मोदी जब काशी में थे तो काशी में जिस तरह काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया जा रहा था या जो शिलान्यास किया जा रहा था, उस दौरान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर अपने मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन के जरिए लोगों को उनका भाषण सुनाने का काम किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने 2017 के चुनावों को भी देखा था 7 फेज में, उस वक्त क्योंकि उस वक्त तो कोविड भी नहीं था और लग रहा था कि क्योंकि इस वक्त तो कोविड की भयावह स्थिति हम देख रहे हैं, रोज 1,30,000 कोविड पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, तो लग रहा था कि इन चरणों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो चरण बढ़ते हुए यहाँ नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी चुनाव संपन्न कराने की ओर यहाँ पे चुनाव आयोग का ज्यादा जोर रहा है। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने अब की बार जो 7 चरण का जो फैसला लिया है, पूरी तरह जैसे पहले भी चरण थे, हालांकि उन्होंने जिस तरीके के नियम कायदे कानून लागू कर दिए हैं और कह दिया कि 1250 जो लोग ही मतदान कर सकेंगे एक पुलिस स्टेशन पर, हालांकि 1500 लोग पहले कर सकते थे। तो ये जो संख्या कम की है उससे कहीं ना कहीं जो एवरेज उन्होंने अपना दिखाया है उससे जो पालन होगा। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राघवेंद्र त्रिपाठी जी भी लखनऊ से जुड़ गए हैं, जिनसे जान लेते हैं कि राघवेंद्र जी, लग ऐलान करेगा तो चरण बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चरण बड़े नहीं हैं। मैंने सवाल प्रशांत से भी यही किया, यहाँ पे जल्दी जल्दी चुनाव कराने पे चुनाव आयोग का फोकस रहा है। 7 चरणों में बहुत जल्दी यहाँ पे चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले फेज में 10 यहाँ पे फरवरी को जिस तरह से चुनाव वोट डाला जाएगा, उसके बाद 10 मार्च तक चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल, 1 महीने का वक्त दिया है सारी प्रक्रिया पूरी होने में। हालांकि पहली सूचना 14 जनवरी को लागू होगी, तमाम पाबंदियां भी लगाई गई हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चुनौती इस बात की होगी कि जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, जो फोर्स को इधर उधर पहुंचाना है, उसको एक चुनौती बनेगी उत्तर प्रदेश सरकारों, खासतौर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके लिए। और जिस तरह से रैलियों पर रोक लगी है, पद यात्राओं पर रोक लगी है, रोड शो पर रोक लगी है, उसकी भरपाई कैसे पॉलिटिकल सियासी दल करेंगे, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हर आदमी, हर पार्टी, अभी जो छोटे दल हैं जो चुनाव सभाता रखते हैं, उनके भी 1-2 सीटें आती हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है प्रचार करने का जितना बाकी बड़े दलों का है। वह चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चुनौती यही है। हालांकि जो बड़े दल है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके लिए एक समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण क्या होता है। और निर्वाचन आयोग अभी नहीं साफ कर पाया कि अगर चुनाव उल्लंघन कोई करता है, नियम को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, यहाँ 1600 मामले पेंडिंग है जो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के थे, लेकिन उस मामलों में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। केवल नोटिस देकर अपना पन्ना निर्वाचन आयोग ने झाड़ लिया था। तो ऐसे कोरोना काल में अगर कोई इन नियमों को तोड़ता तो उसके खिलाफ त्वरित एक्शन के लिए कोई बात निर्वाचन आयोग ने अभी तक कही नहीं है। उन्होंने कहा हम मॉनिटर करेंगे, निगरानी रखेंगे, देखेंगे, कैमरे लगाए जाएंगे पोलिंग बूथों पर, रैलियों की भी निगरानी होगी, अगर कहीं रैलियों को उसका वीडियोग्राफी कराया जाएगा। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी और किस तरह की कार्रवाई होगी। क्योंकि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उसमें तय मानिए 5 लोगों को डोर टू डोर कैंपेन का अधिकार दिया गया है। और देखा गया अक्सर कि जब डोर टू डोर कैंपेन होता है तो पूरी सड़क मोहल्ले की या गलियां भर जाती हैं, तो उन्हें कैसे रोकेंगे। और खासतौर से सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी दल के विपरीत जो विपक्षी दल है उनके लिए है। सत्ताधारी दल को पुलिसकर्मी रोकते नहीं है और कोई प्रशासन अधिकारी रोकता नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों के जो कार्यकर्ता उनको रोका जाता है। तो आने वाले दिनों में विवाद की भी स्थिति पैदा होगी। लेकिन इतना जरूर है कि 10 मार्च तक, जो पिछली बार 2017 की मतगणना 11 मार्च को हुई थी, इस बार 10 मार्च एक दिन पहले ही हो गई है। और चुनाव सूचना भी 4 दिन बाद जारी की गई है। पिछले 2017 में 4 जनवरी को सूचना जारी कर दी गई थी। तो कुल मिला के समय कम दिया गया है और संकट का दौर है, कोरोना संकट का दौर है। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग के
जो माताहत लोग हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य सचिव महोदय हैं, ये कैसे इसको अंजाम दे पाते हैं, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि राघवेंद्र जी अगर हम 2017 के चुनावों के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो 2017 के चुनावों में उस वक्त भी 7 चरणों में ही चुनाव संपन्न हुए थे। कितना वक्त दिया गया था, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त ज्यादा दिया गया था, लेकिन इस वक्त भी कम दिया गया। साथ ही पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटें हैं, पश्चिम में 136 विधानसभा सीटें हैं और वहीं बुंदेलखंड में 19 तो अवध में 118 विधानसभा सीटें हैं। किस तरह के सियासी समीकरण अब हमें देखने को तब मिल रहे थे और अब इस वक्त मिल रहे हैं, और किसका वर्चस्व ज्यादा भारी मिल रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी ताबड़तोड़ रैलियां करती गई, सौगातें देती गई है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसने अपना काम ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो वादे किए थे, घोषणा पत्र उन्हें पूरा करने का दावा भी कर रहे हैं कि जो वादे मैंने किए थे सब पूरे कर दिए हैं। इनको मौका भी मिला। 4 जनवरी के आसपास सूचना लगने की बात की जा रही थी, लेकिन 4 जनवरी को नहीं लगा। आज 8 जनवरी, 4 दिन का समय और सरकार को मिल गया था और योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जितने भी लंबित योजनाएं थी सबका शिलान्यास और लोकार्पण किया है। सबसे बड़ी चुनौती सरकार की तरफ से भी होगी कि जो अभी तक प्रचार के माध्यम से जो सरकारी टूल्स के इस्तेमाल किए जा रहे थे उस पर रोक लग जाएगी। और योगी सरकार लगातार फर्क साफ है और योगी सरकार काम दमदार तमाम तरह के दावे किए गए हैं, इनका प्रचार भी करने की चुनौती होगा। हालांकि पोर्टल के माध्यम से, बाकी चीजों के माध्यम से कर रही है अभी भी, लेकिन देखना यह होगा कि निर्वाचन आयोग निगरानी कैसे रखता है। क्योंकि छोटे छोटे मीडिया प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए आप किसी पोर्टल पर नजर रखते हैं, किसी चैनल पर नजर रखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे नजर कैसे रखा जाएगा, सबसे बड़ी चुनौती यही है। पर्टिकुलर लोग अगर फेसबुक पे कुछ पोस्ट करते हैं तो क्या वो निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, इसका भी खुलासा अभी निर्वाचन आयोग ने नहीं किया है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में भी और तमाम नियम सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके लिए, कि समय से चुनाव करा पाना। चूंकि जाड़े का वक्त है, कोरोना का संकट है, पहले 1500 लोग एक पोलिंग बूथ वोट डालते थे, अब 1250 संख्या उसकी कर दी गई है। तो जाहिर है पोलिंग बूथ भी बढ़ाए जाएंगे और उसके अलावा ग्लव्स पहनना, फेस शील्ड लगाना, दोनों टीका लगा होना अनिवार्य मतदान कर्मियों के लिए। अब पंचायत चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव में पोलिंग बूथ रवाना होते होते तमाम मतदान कर्मी बीमार हो जा रहे थे, किसी तरह से स्टैंड बाय में रखे कर्मचारियों से काम चलाया गया था। अगर वह सिचुएशन इसमें भी आती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आयोग के सामने। अब देखना यही है कि कैसे निपटाते हैं, कैसे करते हैं, निर्वाचन आयोग का काम है। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा वक्त कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, क्योंकि 8.5 करोड़ महिला वोटर्स बताई जाती हैं, इसका कितना असर हमें इस चुनाव में देखने को मिलेगा? और इसके साथ ही लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस नारे के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं में जान लाने की, उनको ये बताने की कोशिश की है कि देखिए आपके साथ हम हैं और आप लड़की हैं तो क्या हुआ, लड़ सकती हैं, अपना हक ले सकती हैं। इसका कितना फायदा यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब शुरू किया लड़की हूं लड़ सकती हूं, उन्होंने मैराथन दौड़ भी कई शहरों में कराए, स्कूटी भी बांटा, स्मार्टफोन देने का वादा किया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का वादा किया है, टिकटों में। राघवेंद्र जी लौट रही हूँ, इस वक्त हमारे साथ सपा से प्रवक्ता जुड़ गए हैं मनोज यादव जी, जिनसे हम जान लेते हैं। मनोज यादव जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी धन्यवाद। मनोज जी, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस लिहाज से अब आप लोगों की तैयारी कितनी, क्योंकि आप तो लगातार कहते आ रहे हैं हमारी सीधी टक्कर बीजेपी से है। निश्चित तौर पे बीजेपी से हमारी टक्कर है और चुनाव की रैलियों को लेकर चुनाव आयोग ने जो प्रतिबंधित किया है, नुक्कड़ सभाओं को लेकर जो प्रतिबंध किया है, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी जमीन पे उतर के प्रचार करेगी। हम 1-1, 2-2 कार्यकर्ता गांव-गांव जाके प्रचार करेंगे और ये बेहतर रहा कि उन्होंने बड़ी रैलियों को रोक दिया तो समाजवादी पार्टी जमीन पे उतर के एक व्यक्ति से मिलके, अब कोई रैली की आवश्यकता नहीं है, हम सुबह गांव में घुसेंगे और चाहे शाम तक हमें प्रचार करना पड़े, हर कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा, घर-घर जाएगा, प्रचार करेगा। इस सरकार की जो इतनी जातियां करी है जनता के साथ, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कोरोना की दुश्वारियां, सब कुछ जनता के बीच में जो बचा हुआ है हिस्सा उसको भी पहुंचाएंगे और एक बेहतर बहुमत के लिए हम जनता से समर्थन मांगने जा रहे हैं। 7 चरणों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए भी बधाई चुनाव आयोग को, मेरे ख्याल से वही रिपीट हुआ है। और 11 को जहां तक रिजल्ट डिक्लेयर था, इस बार 10 मार्च को ही रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाएगा, उसके लिए भी बधाई। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव आयोग अब किस तरीके से
सरकार पे पाबंदियां लगाता है, सरकार में बैठे लोग किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन। चुनाव आयोग पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार पर पाबंदियां लगाता है मनोज जी, क्योंकि 2017 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों का आप लोगों को वक्त ज्यादा मिल गया था, लेकिन इस बार 7 चरणों में ही चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उतना वक्त नहीं मिला है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का ही वक्त मिला है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप इस बार के चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, चुनौतियां तो बड़ी हैं, क्योंकि कोरोना का भी लहर लगभग शुरू ही हो गई है। उत्तर प्रदेश में कैसे रेशियो आएगा वो भी मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग पे हम सवालिया निशान नहीं उठा रहे हैं, हम चुनाव आयोग से ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो कैसे कार्रवाई करेगा, क्योंकि हर चुनाव के दौरान जिस तरीके से सत्ता में बैठे लोग तमाम सारी धज्जियां उड़ा देते हैं, तमाम सारे नेता हेट स्पीच की चीजों को ले आते हैं, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ये मांग करती है चुनाव आयोग से कि एक पक्षी बात नहीं होनी चाहिए, सभी की बात, सभी पे बराबर पालन करने की बात, और सब पे जो नियम कानून है उनको पालन करने की बात का जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे है। तो हम वही रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं, वही मांग कर रहे हैं। अगर कोई एक पलड़े में कोई बात जाती है या दूसरे विपक्ष के दलों पे कार्रवाइयां होती हैं, सत्ता को खैरात मिलती है, उनको ट्रे में सजा के दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं सवालिया बिंदु होगा, और इस मामले में माहिर है। हम नहीं कहते चुनाव आयोग हमारे पक्ष में कभी रहा होगा, जब से समाजवादी पार्टी का इतिहास है, जब तक हम सत्ता में रहे तब तक चुनाव आयोग हमारे इन्फ्लुएंस में कभी नहीं आ पाया, ना हम चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश किए। एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जिससे शायद आपको मेरी बात पे पुष्टि हो जाएगी। 2019 का जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, तो आपको मालूम है एक सिंगल डीएम, एक सिंगल एसपी का ट्रांसफर चुनाव आयोग नहीं करता। एक सिंगल डीएम, एक सिंगल एसपी, यानी योगी आदित्यनाथ जिस डीएम को, जिस एसपी को जिस जिले में तैनात कर देते हैं वो एज इट इज बना रहता है। क्या ये सवालिया निशान नहीं है? आज तक चुनाव आयोग के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी एसपी डीएम के ट्रांसफर ना हो, मांग के बावजूद भी ट्रांसफर नहीं हुए। इसलिए अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है कि विपक्ष जिस डीएम पे, जिस एसपी पे मांग करेगा उसको तत्काल प्रभाव से उनको चेंज किया जाए, जो न्यूट्रल ऑफिसर्स हो उनको लगाया जाए। ये सबसे बड़ी मांग होगी हम लोगों की। ठीक है। 2017 में काम बोलता है, इसको लेके आप लोग चुनावी मोड में गए हुए थे। काम आंकड़ों में उस वक्त तब्दील ही नहीं हुआ, तब्दील होता हुआ भी नहीं दिखा जब चुनावी नतीजे आए। देखिए, हमने डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ा था 2017 का। इस बार हम समीकरणों पे चुनाव लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट तो सत्ता में आके करेंगे। जो चीजें बीजेपी ने जनता को भ्रमित करके लोगों के बीच में जाके समर्थन लिया था, समाजवादी पार्टी उन्हीं लोगों के बीच जाके उनके हक की लड़ाई लड़ेगी, उनके हक की बात करेगी, और जो भी उनकी मांगे उन सारी मांगों को समाजवादी पार्टी पूरा करने जा रही है। और सत्ता बनने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट रुख है समाजवादी पार्टी का कि हमारा मैनिफेस्टो का एक जो लाइन है वो जनता को डेडिकेटेड है, उसको पूरा करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। हमारा काम बोला उस वक्त नहीं बोला 2022 के लिए। देखिए, आज जनता अगर किसी पे विश्वास कर रही है, हम पे तो आरोप लगा। आप 5 साल सत्ता में रहे और फिर जब 2017 में आप लोग चुनावी मोड में गए, जब आपका काम नहीं बोला, वो आंकड़ों में तब्दील नहीं हुआ, इस वक्त तो आप विपक्ष में है, तो अब आपका काम कैसे बोलेगा? देखिए, दरअसल में 2017 में समाजवादी पार्टी ने जातीय वर्गीय समीकरण पे काम नहीं किया था। समाजवादी पार्टी ने काम के आधार पे वोट मांगा था, डेवलपमेंट के आधार पे वोट मांगा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव की राजनीति का अर्ध सत्य नहीं, पूर्ण सत्य यह है कि आपको सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण और सारे मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से रहे हैं, उनकी बात आपको करनी पड़ेगी। तो समाजवादी पार्टी ने, वो तो आपको सबको पता है, पूरे देश को पता है किस तरीके से हमने संतुलित किया है हमारी समाजवादी पार्टी पे, कैसे बैकवर्ड का एक बड़ा लीडरशिप। वैसे ब्रेकिंग आपको मैं दे दे रहा हूँ, आज आचार संहिता लग गई है, कल से इस्तीफों का दौर शुरू हो जाएगा बीजेपी में, आप देख लीजिएगा। बड़ा दौर इस्तीफों का चलेगा।
वो बीजेपी अभी ये कहती फिरे कि हम तो इनके टिकट काटने वाले थे, तो जिससे काटने आप बने रहिए। इस वक्त साक्षी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। इंट्रोड्यूस मैं करा देती हूँ। साक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साक्षी जी, हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़े हुए हैं, सपा से स्पोक पर्सन है। आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। साक्षी जी, 7 फेज में अब चुनाव होंगे, बीजेपी तो पूरी तरह से तैयार दिख रही है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी, क्योंकि वर्चुअली हर तरीके की रैलियों पर और आयोजनों पर अब रोक लग गई है। देखिए, रैली से या जो भी आयोजन कार्यक्रम का हम करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, 365 दिन जनता के बीच में रहती है, पूरे साल वो काम करती है, 5 साल काम करती है। तो चुनाव जब भी आते हैं हम पूरी तरीके से तैयार इसीलिए होती है क्योंकि हम जनता के बीच में पूरे टाइम रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ देते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है 2022 में भी हम प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमने जनता के लिए कार्य किया है और 5 वर्षों तक हमने योजनाओं को घर घर पहुंचाने में सफलता की है। मनोज जी, साक्षी जी कह रही हैं कि वो अपनी सफलताओं के बेस पे ही दोबारा सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अगर इस सरकार की 24 घंटे की काम करने की प्रक्रिया और इनका घर घर तक सब कुछ था, रोजगार बेहतर था, तो इको गार्डन में जाके देखिए, अपने पत्रकार को भेजिए, कितने लोग धरने पे बैठे हैं। कुछ संख्या है, 2, 4, 10, 15, 20, 50, 100 होते तब तो मैं भी कहता हजारों लोग इको गार्डन में, नौजवान महिलाएं सब अपने अपने रोजगार के लिए बैठे हैं धरने पे, और वो भी दुश्वारियां किसकी? सरकार की। इस सरकार ने दुश्वारियां की, लोगों के साथ पक्षपात काम किया, जिनका जो हक है उनके हक को काटा है। मनोज जी, बसपा सरकार ने और सपा सरकार ने मिलकर जितना रोजगार दिया था उतना 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दिया है। और आप पहले जी जनता के बीच में जब जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि मैं कह रहा हूँ आपने बहुत काम किया, तो शपथ पत्र जारी कर दीजिए। बार बार हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेज पे जाके देख लीजिए, हमने पूरे आंकड़े दे रखे हैं। हम किसी बात पे कार्य करते हैं, हमारे ऊपर एक आरोप नहीं लग सकता, क्योंकि 5 वर्ष हमने लगातार जनता के बीच में रह के बिना किसी घोटाले के, बिना किसी भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हुआ है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार किया था। साक्षी जी, क्योंकि रोजगार को लेकर, क्योंकि वाकई में रोजगार एक बड़ा मसला है, और आज भी अगर हम बलरामपुर में देखते हैं तो बलरामपुर में बीटीएस के जो जितने भी जो बेरोजगार हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो लगातार आज भी आंदोलन कर रहे हैं डीएम कार्यालय के बाहर। हालांकि आपको इस बात की जानकारी होगी। वक्त कम है, और इस कम वक्त में कितनी तैयारियां, किस हिसाब से अब आप लोगों की नई स्ट्रैटेजी और रहने वाली है, ये भी मैं जानना चाहूंगी। देखिए, हमने जो 5 साल जो काम किया है, हम उसी के बल पे जनता के बीच में जा रहे हैं। रही बात रोजगार की, तो हमने लगभग 4,75,000 रोजगार हमने सरकारी रोजगार जनता को दिए हैं। उसके अलावा 3.5 लाख संविधा पे रोजगार दिए। उसके अलावा 82 लाख नई MSME यूनिट एस्टेब्लिश हुई उत्तर प्रदेश में। तो लगातार साधन भारतीय जनता पार्टी दे रही है जनता को। यही कारण है कि जो जनता का जन समर्थन 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि हमने कार्य ऐसे किए हैं। जी साक्षी जी, क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा होने जा रहा है कि चुनाव के लिए इतना कम वक्त मिला है, 7 फेज में इलेक्शन होना है, और क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि हम कोविड से भी यहाँ पे कोविड और ओमिक्रॉन जैसी दोनों ही वैश्विक बीमारियों को भी हम देख रहे हैं, और हमने 2nd एंड 1st फेज में भी हमने देखा है। हमने पश्चिम बंगाल में भी हमने स्थिति देखी थी, और हमने बिहार में भी हमने स्थिति देखी थी कि जब वो कोविड पीरियड में चुनाव हुए थे। इतने कम वक्त में आपको जनता को भी बचाना है, आपको अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको सुरक्षित रखना है। चुनौती बड़ी है। इस चुनौती को फेस करने के लिए क्या वाकई में राजनीतिक पार्टियां बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस तैयार है? देखिए, जो समय कम मिल रहा है, इसकी जो परेशानी आएगी वो तो सपा बसपा के सामने आएगी, क्योंकि ये 5 साल तक जनता के बीच में नहीं गए। इसकी समस्या भारतीय जनता पार्टी के आगे नहीं आएगी। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि एक महागठबंधन की आवश्यकता है कोरोना से लड़ने के लिए। तो सभी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना को देखते हुए अपना चुनाव प्रचार प्रसार करे, और ताकि जनता भी सुरक्षित रहे, हमारा वोट भी अधिक से अधिक बढ़ जाए और वोटर भी सुरक्षित रहे। जी मनोज जी, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए जो समय है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विगत 1 साल पहले से उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव की तैयारियां कर रही थी। हमारी रणनीतिक, कूटनीतिक सारी चीजें लगभग पूरी हो गई।
दो स्टंप बचे हुए हैं जो मेरे ख्याल से आज आचार संहिता लग गई है, तो आपको बहुत जल्द पहला स्टंप देखने को मिलेगा और जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो जारी होगा वो दूसरा हमारा इस सरकार पे अंतिम हमला होगा। दो चीजें हमारी वो जो महत्वपूर्ण बची हैं। अभी ये बड़ी तादाद में मैंने आपको बताया था कि कल से इस्तीफों का दौर बीजेपी में शुरू हो जाएगा और वो इस्तीफे के दौर को जिस तरीके से बैकवर्ड की पॉलिटिक्स पे वोट लेके, दलितों का वोट लेके सरकार ने उनके ही अधिकार, उनके ही वोट से उनके ही अधिकार को खत्म किया है इस सरकार ने, उसकी लड़ाई आज मेरे ख्याल से भाजपा के अंदर से सबसे तेजी से होने वाली है। और जिस दिन हमारा मैनिफेस्टो आएगा पूर्ण रूप से जनता के बीच में वो जैसे ही पहुंचेगा उस दिन बीजेपी की बची कुची जो कुछ भी पॉलिसीज और जो कुछ है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में हमेशा से सदाबहार बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारा कोई हिडन एजेंडा न कभी कल था, न आज है और न भविष्य की राजनीति में होगा। इसलिए बीजेपी की बेचैनी देखते बन रही है। तो हमने सिर्फ कहा कि किसानों की बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं सिंचाई की और 300 यूनिट फ्री उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को बिजली। आप सोचिए अगले दिन ही दाम आधे हो गए थे इनके कि हम किसानों को आधे दाम पे बिजली देंगे। तो जो हमारी पार्टी को लेकर के बीच में कितनी बिजली जो हमारी पार्टी को लेकर विश्वास है जनता को, वो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं है। ठीक है मनोज जी, मेरा सवाल आपसे भी है, साक्षी जी मेरा ये सवाल आपसे भी है, फ्री देने की जगह आप लोग कोई ऐसी योजना क्यों नहीं लेके आते हैं कि सबको रोजगार मिल जाए, सबके हाथों में रोजगार आ जाए, ताकि वो इतना संपन्न हो जाए कि उसको किसी फ्री की चीज लेने की नौबत ही ना आन पड़े। इस पे आप लोग क्यों नहीं प्लान करते, इस पे वर्कआउट क्यों नहीं होता है? हमेशा मतलब डिपेंडेंसी क्यों बना के, डिपेंडेंसी क्रिएट करके क्यों रखना चाहती है राजनीतिक पार्टियां? आपका सवाल बेहतर है, आपका सवाल बेहतर है कि रोजगार सबको प्राप्त होना चाहिए और वो डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता हर व्यक्ति पे रहनी चाहिए। लेकिन जब कोई सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार महंगाई की मार शुरू कर दे जनता के बीच में, वो महंगाई की मार एक चीज पे हो तो चलो बर्दाश्त हो जाए, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, गैस भी महंगी, पढ़ाई भी महंगी, फल भी महंगा, सब्जी भी महंगी, अनाज भी महंगा, सब महंगा, एक तो जेड महंगा कर दे जो सरकार, तो आपको जनता को रिलीफ देना पड़ेगा। और महंगाई करके अगर आप उससे 50,000 रुपए ले रहे हो और उसको 10,000 रुपए 5,000 रुपए दे रहे हो तो इट्स बिजनेस। ये लोक कल्याणकारी सरकारों का काम नहीं है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सरकार है वो सीधे सीधे देश की जनता के साथ बिजनेस कर रही है, ये आरोप समाजवादी पार्टी का है, ये आरोप मनोज जी आप पे सीधे सीधे लगा रहे हैं। देखिए अभी 2022 के चुनाव में जनता ये देखेगी कि किसने क्या कार्य किया है। 2012 और 17 भी ज्यादा दूर नहीं गया है, उन लोगों ने देखा था, हम सब ने देखा था कि इस प्रकार से सीमित राजनीति की जाती थी, बिजली आती थी 100 जिले में आती थी, नौकरी दी जाती थी 100 जातियों में दी जाती थी। तो जनता सबका कार्य देख चुकी है, उनके आधार पर वो इस बार निर्णय लेगी। और जो पिछले 5 वर्षों में कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है बिना किसी भेदभाव के, लोगों को रोजगार का काम है या फिर जो भी हमने सुविधाएं घर घर पहुंचाई है, उसी के बल पे इस बार हम फिर से पूरा विश्वास के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो जन विश्वास यात्रा जो हमारी निकली थी उसमें जो जनता ने विश्वास दिखाया है उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि 2022 में हम दोबारा प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेंगे। लेकिन साक्षी जी बड़ा सवाल यह है कि जिस जन विश्वास यात्रा का जिक्र आप कर रही हैं, ठीक इसी तरह है कि भीड़ हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कांग्रेस की हमने मैराथन रैलियों में भी देखी है। हालांकि अब ये जो भीड़ है वो कितनी वोटों में और कितनी यहाँ पे जो परिणाम है उसमें तब्दील होती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जनता यही चाहती है कि उसको सुरक्षित वातावरण मिले, उसकी सुरक्षा रहे, उसके हाथों में रोजगार रहे। हालांकि वातावरण जो कोई सरकार देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही देखी। आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों में एक भी दंगा देश में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश दंगों वाला ठीक है। एनसीआरबी के आंकड़े कुछ इस तरह से भी अपनी कहानी बयां करते हैं। मनोज जी आपके वक्त में भी हमने एनसीआरबी के आंकड़ों में देखा था कि किस तरह से 2 बहनें जब शौच के लिए जाती हैं तो उनको किस तरह से मौत के घाट उतार के फांसी के फंदे पे झुला दिया जाता है।
हमने ये बिल्कुल, भी आपने देखा सही सवाल था, उठाया। हमने लखीमपुर खीरी भी देखा है भाजपा के कार्यकाल में, और हमने उस बच्ची का भी बलात्कार देखा है जिसको आधी रात में, जिसका अंतिम संस्कार उसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में कर दिया गया था। तो जब इस तरह के दावे किए जाते हैं ना, तो एक बार सोचना बेहद लाजमी हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी आपका भी, साक्षी जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई। राघवेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एस तोमर जी, उत्तराखंड स्टेट ब्यूरो हेड भी जुड़ गए हैं। तोमर जी, 7 चरणों में चुनाव होंगे और 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। कितना तैयार उत्तराखंड यहाँ पे दिख रहा है? देखिए, रफ्त बता दूं आपको सबसे पहले कि उत्तराखंड में 14 तारीख को वोटिंग है और जिसमें युवा मतदाता ज्यादा है। और मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान है। उस दिन ये जो युवा है मतदान करेंगे, युवा है बुजुर्ग सब तो मतदान करें। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि 14 तारीख वैलेंटाइन डे होता है, प्रेम का दिन होता है। लगातार युवा सबसे से तैयारी इसकी करते रहते हैं, अपना प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने उनको भी उस दिन लाइन में लगा दिया है। इसके साथ चुनाव प्रक्रिया चालू होगी, युवा भी लगेंगे, लाइन में लगेंगे। कहीं न कहीं इसका युवाओं बड़ा उत्तराखंड में लगातार सोशल मीडिया पे अभी देखा गया है कि जिस तरह चुनाव आयोग ने 14 तारीख को वोटिंग होगी, उस दिन युवा को लाइन में लगा दिया है। तो यहाँ इस तरह के चुनाव प्रक्रिया, चुनाव के साथ साथ ये इस तरह सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड तैयार है, बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए। और आपको ये भी बता दूं, उत्तराखंड के सरकार ने कल एक कोविड को देखते हुए बड़ी गाइडलाइन जारी की थी। 16 जनवरी तक सारी रैलियां और सिनेमा घर, स्कूल, कॉलेज सारे बंद कर दिए हैं। लेकिन हालांकि 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने बंद किया। लेकिन ऑलरेडी उत्तराखंड सरकार ने कल 16 तारीख तक के लिए सारी रैलियां हो, जो शादी समारोह हो, सब पे प्रतिबंध कर दिया गया। जी बिल्कुल तोमर जी, क्योंकि प्रेम दिवस के दिन उत्तराखंड में वोटिंग है और क्योंकि ये प्रेम दिवस है तो लोकतंत्र के प्रति ये तमाम युवा अपना प्रेम दिखाएंगे, वोटिंग करने के लिए जाएंगे। जी देखो, तो ये तो युवा बताएंगे जो प्रेम करते हैं, जो लगातार बता दूं प्रेम करते हैं, लगातार सालों से अपना लाइन में लगे रहते हैं कि वो चाहते हैं कि इस तरह के 14 वैलेंटाइन डे आएगा, मैं अपने प्रेम का इजहार करूं। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग ने उनको लाइन में लगा दिया है, ये भी एक बड़ा विषय है उत्तराखंड के युवाओं के लिए। लेकिन कहीं न कहीं चुनाव आयोग हो और युवा हो, सरकार जो चुनना है, युवाओं का भविष्य भी उसी से जुड़ा होता है। अब ये तो चुनाव वोटिंग तो होगी, लेकिन किस तरह से युवा वोट देंगे, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, वाकई में किस तरह से ये जो युवा वोटर्स हैं वो वोट कास्ट करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तोमर जी बने रहिए। राघवेंद्र जी भी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, राजधानी लखनऊ से। राघवेंद्र जी, जिस तरह से तोमर जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड में तो 14 तारीख को प्रेम दिवस के मौके पर तमाम युवा, हर वर्ग वोट डालने के लिए जाएगा, स्थिति उत्तर प्रदेश की क्या है अब? देखिए, उत्तर प्रदेश में सब तैयारियां पूरी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसके पहले से ही, खाली मुख्य सचिव इसके पहले तैयारी कर रहे थे। निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है उसके पर तैयारी हो चुकी है। रही बात वैलेंटाइन डे की, तो सबसे बड़ा पर्व लोकतंत्र में मतदान का होता है, चुनाव का होता है। उसमें आज के युवा कल का भाग्य विधाता है, वह जरूर लाइन में लगेगा, जरूर वोट करेगा। चूंकि उसको पहली बार वोटिंग का अवसर भी मिला हुआ, जो युवा है 18 साल से जो ऊपर हुए हैं बच्चे, उनको पहली बार वोटिंग का अवसर मिला, तो वोट करने जरूर आएंगे। वक्त मिलेगा तो हो सकता है कि अपने प्रेम का इजहार भी अपने साथी से करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि 14 फरवरी को अगर न रखते तो फिर जो चरण के चुनाव से कहीं कहीं आगे पीछे हो जाते। उन्होंने शायद वैलेंटाइन डे का ध्यान नहीं रखा। न तो वैलेंटाइन डे हमारे देश का पर्व है, न तो सरकार इस पे कोई राष्ट्रीय अवकाश घोषित करती है। युवाओं में एक क्रेज है इसका। हालांकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार हो, तो शुरू से इस तरह के त्योहारों का विरोध करती आई है, सनातन संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड से स्टेट स्पोक पर्सन विनय गोयल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। विनय जी, यहाँ पे चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, कितनी तैयारी? हम तो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और मुझे लगता है कि सही समय पर ये चुनाव की घोषणा हुई है और सही समय चुना गया है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय चुनाव आयोग ने सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए सारा कार्यक्रम बनाया है, उसमें जो कोविड का जो समय प्रारंभ हुआ है तीसरी लहर का, उसको पूरे ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से चुनाव कार्यक्रम की रचना की गई है वो काफी प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि वो हम
सुविधा पूर्वक और बहुत शांति के साथ ये सब चुनाव का कार्यक्रम संपन्न करा पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से पहले से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी। बिल्कुल, क्योंकि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और अब तक हमने देखा है कि 4 बार जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें आपका सीधा मुकाबला बीजेपी का सीधे मुकाबला कांग्रेस से रहा है। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये आ गया है कि आप भी चुनावी मैदान में दौड़ गई है और आप जिस तरह से पकड़ बना रही है उसको किस तरह से चुनौती के तौर पर आप ले रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जो राजनीतिक मिजाज है वो अन्य राज्यों से बहुत अलग है। अगर आप अन्य बहुत सारे देश के राज्यों में देखें तो वह क्षेत्रीय दल बहुत तेजी से उभरते हैं और काफी प्रभावी हो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय दल हैं उनको जिस प्रकार का महत्व दिया है यहाँ क्षेत्रीय दलों को भी उतना महत्व नहीं मिल पाया है और बहुत प्रयास करने के बाद भी क्षेत्रीय दल अपनी पेट नहीं बना पाए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी जैसी, जिसका कि आज की तारीख में उत्तराखंड में एक ग्राम पंचायत सदस्य भी चुनाव हुआ नहीं है, वो कोई असर दिखा पाएगी। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुख्य मुकाबला राष्ट्रीय दलों के बीच ही होगा। लेकिन जिस तरह से आपकी पार्टी जो रैलियां हो रही हैं उसमें हम जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं, लोगों का हुजूम देख रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस से ज्यादा आप लोगों पर हमलावर इस बार आप दिख रही है, तो कैसे ये, भले आप इस बात को गाहे बगाहे नहीं माने, वो एक इतर बात है, लेकिन फिर भी जो चुनाव है वो अब यहाँ पे त्रिकोणीय हो गए हैं क्योंकि वोट परसेंटेज, आपका जो वोट शेयर है वो तो बटेगा ही बटेगा। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास करे, लेकिन ये तो समय बताएगा कि वो इसमें सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2017 में विधानसभा का चुनाव लगा था तो उस समय हमारे 46.5%, 46.5% वोट हमें मिला था और 57 सीटें हमने जीती थी। उसके बाद, उसके 2 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, तो हमें 57% वोट मिला और 5 की 5 लोकसभा सीटें हमने जीती। जबकि यहाँ लोग मिथक ये चलाते थे कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के सांसद नहीं जीतते, लेकिन हमने उस रिकॉर्ड को तोड़ा और अपने 5 के 5 सांसद हमारे जीत कर आए और 57% से अधिक वोट हमें मिला। इसी प्रकार से जितने भी चुनाव उसके बाद हुए हैं, चाहे कोई उपचुनाव हुए हो, चाहे सहकारिता के चुनाव हो, सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े विजय प्राप्त की। लेकिन गोयल जी, इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए वक्त भी कम दिया है और जिस तरह से रैलियों की बात करें, क्योंकि इस बार चुनौती वाकई में पहले के चुनावों के कंपैरिजन में इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है क्योंकि कोरोना ओमिक्रॉन का कहर हम देख रहे हैं और चुनाव आयोग ने यहाँ पे वर्चुअली रैली किए जाने के लिए अपनी अनुमति दी है, लेकिन फिजिकली जितनी भी सभाएं हैं अभी तक उसको लेके उसने अनुमति नहीं दी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 15 तारीख तक आप लोग इस तरह की फिजिकली कोई भी एक्टिविटीज इस वक्त नहीं कर सकते, तो चुनौती तो इस तरह से भी बढ़ रही है आपकी। नहीं, मैं चुनाव आयोग के जो भी कार्यक्रम है मैं उसका स्वागत करता हूं। बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही परिश्रम के साथ उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है और पाबंदियां लागू की हैं और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दल उन पाबंदियों का पालन करेंगे और जहां एक तरफ लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है लेकिन लोगों का स्वास्थ्य भी हम सब लोगों की शेष प्राथमिकता है, तो मुझे लगता है कि उस सभी का पालन सब लोग करेंगे और सबको करना चाहिए। बिल्कुल, सवाल भी मेरा यही था क्योंकि आपने खुद इस बात का जिक्र कर दिया है कि लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप लोगों की पहली प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के लिहाज से मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि किस तरह की स्ट्रैटेजी आप लोग बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को चुनावी मोड में भी जाना है और क्योंकि ह्यूज लेवल पे आप लोग जनसभाएं नहीं करेंगे, तो लेकिन आप लोगों के 1-to-1 जो मतदाता हैं उनसे आप लोगों का 1-to-1 होगा ही, भले एक कार्यकर्ता जाए, 2 कार्यकर्ता, 2 के उसमें जी। लेकिन सवाल सुन लीजिए गोयल जी, ऐसे में आप लोगों की क्या ऐसी स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप लोग अपने कैंडिडेट्स को भी बचाएं, कार्यकर्ताओं को भी बचाएं, प्रदेश की जनता को भी बचाएं और प्रदेश में सुरक्षित चुनाव संपन्न हो और जो जितने भी जो कर्मचारी अधिकारी चुनाव की ड्यूटी में लगे रहेंगे वो भी सुरक्षित रहें, क्योंकि हमने देखा है कि कई पश्चिम बंगाल और हमने बिहार में देखा है कि कई लोगों की जानें भी गई हैं।
नहीं, सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते ही सारे कार्यक्रम बनाए जाएंगे। और निश्चित रूप से हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री ने तो पहले ही 16 तारीख तक इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों पर पहले ही रोक लगा दी थी। तो उस बारे में बिल्कुल सचेत है हमारा संगठन भी और हमारी सरकार भी। और मुझे लगता है कि जैसा आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि लोगों का स्वास्थ्य शीर्ष प्राथमिकता है। जी, तो मतलब आपने इस बात का तो जिक्र कर दिया कि लोगों का स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है। तो मैं एक और सवाल आपसे करूं, क्योंकि आपने यहाँ पे आपको तो टक्कर में मानना ही नहीं है, तो आपकी सीधी टक्कर कांग्रेस से ही है। मेरे हिसाब से कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में 1-2-6 का फर्क है। अगर कांग्रेस की आज 10 सीटें हैं उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी की 60 के लगभग है। तो कांग्रेस को बिल्कुल उसका जनाधार समाप्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत बड़ा है। ठीक है, गोयल जी बने रहिए आप हमारे साथ। तोमर जी स्टेट ब्यूरो हेड उत्तराखंड भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। तोमर जी, यहाँ पे गोयल साहब कह रहे हैं कि भाई कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है और कांग्रेस का तो जनाधार जो है वो खत्म हो ही चला है। आप किस तरह से इस त्रिकोणीय चुनाव को देख रहे हैं? मैं बता दूं आपको, जिस तरह से उत्तराखंड 2017 में बीजेपी को जो विजय मिली थी, 57 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 11, अदर को 2 मिली थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, जिस तरह से लोगों में नाराजगी है, ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड जो बीजेपी है केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम करती है। भले ही उस पर पुष्कर सिंह धामी अच्छा काम कर रहे हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत अच्छा काम कर रहे हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अच्छा काम कर, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को बदला है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तराखंड में। जी, तो ये जो फैक्टर है ये इफेक्ट करेगा, जो वोटर्स उनको इन्फ्लुएंस करेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बीजेपी ने मुद्दा बनाया हुआ है कि उत्तराखंड में, जबकि मैं बताऊं आपको कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है 11 बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं और टोटल 11 मुख्यमंत्री, जिसमें 8 मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, अदर कांग्रेस के हैं। लेकिन लगातार हर बार ये देखा गया कि जब सरकार बीजेपी की आती है तो सबसे पहले वो अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने का काम करती है लगातार। और भी जो है गुटबाजी जिस तरह देखी जाती है, लगातार जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो दिल्ली का रुख करते हैं और अपने मुख्यमंत्री बदलने, सबसे पहले होता है कि मुख्यमंत्री बदलना। जो जाते हैं नेता मंत्री जाते हैं, उनका सबसे पहले अगर नाराजगी होती है कि दिल्ली जाते हैं और वहां धरना देते हैं और दबाव बनाते हैं। जिस तरह देखा गया था अभी जो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का विधानसभा चुनाव सत्र गैरसैंण हो रहा था और सारे पब्लिक देख रही थी कि उत्तराखंड का विधानसभा सत्र गैरसैंण चल रहा, लेकिन कुछ विधायक मंत्री दिल्ली पहुंचे हुए थे, उन्होंने साफ जिस तरह से प्रेशर में लिया था और उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलना पड़ गया था। कुछ दिन बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलना पड़ गया था। अब ये भी लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। वहीं उत्तराखंड जो बीजेपी है, जो कांग्रेस के जो चिट्टा है हरीश रावत जी, वो कहते हैं अगर समय और होता तो हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी को भी बदलना पड़ता। जी बिल्कुल, क्योंकि आप तोमर जी यहाँ पे जिस तरह से हम देखें कि बीजेपी सरकार के ही कार्यकाल में ये जो 4 धाम, अगर हम बात करें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पे जिस तरह से मठ मंदिरों में प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था, उसके बाद हमने वो आक्रोश भी देखा, हमने मठ मंदिरों में, हमने पुजारियों में उसकी नाराजगी भी देखी। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब सूबे की कमान संभालते हैं, शपथ लेते हैं, उसके बाद वो इस फैसले को निरस्त कर देते हैं। हालांकि मतलब धामी की पहल पे ही ये तमाम चीजें पहले हो गया था, मुख्यमंत्री धामी के पहले ही, बट फिर भी इसका कितना असर इस चुनाव में हमें अब देखने को मिलेगा? क्या ये भी एक जो फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा? देखिए रफ्त बता दूं आपको, अब तीरथ सिंह रावत हैं, वो कहते हैं कि उनका जो देवस्थानम बोर्ड जो फैसला था बहुत अच्छा फैसला था। वहीं पुष्कर सिंह धामी आते आते उसको बदल देते हैं। अब यही तय नहीं कर पाते कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ठीक थे कि पुष्कर सिंह धामी ठीक हैं, कौन सही बोल रहा है आपस में। यही जो पुष्कर सिंह धामी, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत लेते हैं, वो कहते हैं जो फैसले लिए गए हैं जन्नत में लिए गए हैं, मैं इस पर आईडी को नहीं बदलूंगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से सरकार बैकफुट पे आई, वो फैसले चेंज कर दिए, जिससे उत्तराखंड में बीजेपी को कहीं ना कहीं अपना
ये जो है इसमें जो वोट बैंक है इसमें कहीं न कहीं इनको फर्क पड़ेगा। और युवा भी है, भले ही पुष्कर सिंह धामी अच्छा काम करते हैं, युवाओं के लिए बहुत सारी रोजगार की व्यवस्था की है, बहुत सारी अभी भी कुछ दिन पहले भी नौकरियों के निकालेंगे, लेकिन कहीं न कहीं जो नाराजगी है मुख्यमंत्री बदलने की, ये प्रथा जो बीजेपी ने डाली है, इसको इनमें 2022 चुनाव में जो है इनको जो 2022 में कहीं न कहीं इनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे क्या वजह रहती है। तोमर जी यही था कि ये दोनों रिवायतों को लेके बीजेपी को कितना नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ेगा। तोमर जी जी अब ये देखना, अब तो ये 2022 चुनाव बहुत ही नजदीक है, कुछ ही दिनों में चुनाव हो जाएंगे, आ जाएंगे। अब तो ये जो गेंद है वो पब्लिक के पाले में चली गई, वो देखेगी कि अब बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कौन रिझा पाती है, इसको कौन अपने जो पाले में जो गेंद है वो पब्लिक के पाले में है। अब देखते हैं कि क्या नाराजगी है, क्या वजह है, कौन रिझा पाती है। अब ये देखना होगा 2022 चुनाव में सरकार किसके साथ जी बिल्कुल, वाकई में राघवेंद्र जी, क्योंकि अब वाकई में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो वाकई में गेंद जो है वो अब जनता के पाले में चली गई है। अब कौन सा पलड़ा कितना भारी दिख रहा है किस पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, अब जनता को तय करना हो किसको सत्ता में लाती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है, तो योगी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सत्ता में फिर आना चाहते हैं। चुनौतियां बड़ी हैं और सबसे बड़ी बात है जनता को तय करना है। योगी अपने काम के बल पर सरकार में आने के लिए कह रहे हैं, तो अखिलेश यादव जो 2017 तक अपने 12 से 17 तक जो काम किया उसको गिना करके वादे कर रहे हैं कि सत्ता में किस तरह आएंगे। योगी सरकार 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश में घटित होती घटनाएं उनको बता रहे हैं कि दंगों का राज था, भ्रष्टाचार था, नौकरियों में भ्रष्टाचार था, आतंकवादियों को छोड़े जाने की एक साजिश रची जा रही थी। तो इन सब मुद्दे हैं। अब योगी को, चूंकि 2017 का जब चुनाव हुआ था तो योगी ने सपा सरकार और बसपा सरकार की नाकामियों को गिनाकर सत्ता में आए थे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब इन्हें अपने काम को गिनाकर जनता का दिल जीतना है। और हालांकि योगी सरकार ने तमाम काम किए हैं, एक्सप्रेसवे हो या सड़कों का जाल हो या मुफ्त राशन योजना हो या पेंशन राशि दोगुनी करनी हो, तमाम तरह के काम किए हैं, उनको गिना के वोट लेना है। लेकिन अखिलेश सरकार भी योगी सरकार को घेरने में पीछे नहीं, लगातार सरकार पे हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार यही कहते हैं कि उनके कामों को अपना नाम देकर योगी सरकार उद्घाटन कर रही है। अब देखना है कि जनता किसके साथ जाती है। और दो दल अभी और बचे हैं, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी। इन दोनों के बीच में दोनों दल। राघवेंद्र जी, आपको रोकना चाह रही हूँ। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, ट्वीट हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। तो ये ट्वीट इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। तो राघवेंद्र जी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में एक बार फिर से सफल होगी बीजेपी। जी बिल्कुल, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को मिलाकर 325 सीटें मिली हैं। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि अब की बार 300 के पार। अगर 202 बहुमत होता, अगर 200 अधिक सरकार आती तो प्रचंड बहुमत कहा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा यही करती है कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्योंकि केंद्र में मोदी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी हैं, दोनों अपना अपना काम गिना रहे हैं। जिस तरह से मोदी ने योगी के लिए कहा था यूपी में योगी बहुत है योगी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ट्रेंड किया, सोशल मीडिया पे चलाया। अखिलेश यादव सरकार की नाकामियों को गिनाकर सत्ता में वापसी चाहते हैं। मायावती और कांग्रेस दोनों अपनी जगह बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं अपने अपने मुद्दों को लेके। लेकिन तय जनता को करना है। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, 10 मार्च को गणना भी हो जाएगी। अब देखना है कि जनता किसका साथ देती है, योगी के काम को या अखिलेश यादव के जो वादे हैं उन पे। अब यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता भी खामोशी से सबकी बातों को सुन रही है। क्योंकि उसने 2017 तक की भी सरकारों को देखा, 2017 से लेकर 22 तक की सरकार को भी देखा है। अब जनता को तय करना किसका काम अच्छा है, किसका काम नहीं। बिल्कुल, क्योंकि राघवेंद्र जी, क्योंकि 7 मार्च को 7वां और आखिरी चरण मतदान होना है और अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा है कि 10 मार्च को आ रहे हैं महाराज योगी।
जी बिल्कुल, पिछली बार भी 11 मार्च को गणना हुई तो, लेकिन योगी महाराज ने 19 मार्च को शपथ ली थी। तो हो सकता है कि अगले दिन ही शपथ हो जाए, क्योंकि सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी समय पूर्व कर लेती है। अखिलेश यादव भी कह रहे थे वो सत्ता में आ रहे हैं तो अधूरे काम उन्हें पूरा करेंगे, बड़े मजबूती से कह रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी भी यही कह रही है कि उसके नारे को प्रधानमंत्री मोदी ने चुरा दिया। सर्जन हिता है सर्जन सुखाए को सबका साथ सबका विश्वास नाम दे दिया। कांग्रेस भी मैदान में कूदी है, प्रियंका गांधी को चेहरे में लाई है, महासचिव हैं लेकिन यूपी में ज्यादातर वक्त दे रही हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं को नारा दिया है, तमाम तरह के वादे कर रही हैं, किसानों की कर्ज माफी, बिजली बिल माफी, इसके अलावा महिलाओं को 40% आरक्षण, स्कूटी, स्मार्टफोन, तमाम तरह के वादे हैं। अभी तो घोषणा पत्र सब पार्टियों के सामने आएंगे, फिर से एक वादों की झड़ी लगेगी। लेकिन योगी सरकार अपने काम पे वोट मांग रही है। अब देखना होगा कि वादों पे जनता वोट करती है या काम पे वोट करती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है किसान आंदोलन, किसान आंदोलन जो 13 महीने तक चला, ये किसान आंदोलन कितना इम्पैक्ट यहाँ पे डालेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी तराई वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का असर देखने को मिला था और इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टीम 9 का गठन करना पड़ा था। जी बिल्कुल, क्योंकि किसान आंदोलन का असर था, किसान लगातार सरकार के खिलाफ था, 1 साल से अधिक लगातार धरना चला और उत्तर प्रदेश में भी उसका असर दिखा। अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार निश्चित नाते किसानों की बिजली माफी की घोषणा कर दी कि अब आधा बिजली बिल हम माफ कर रहे हैं किसानों का। तो कहीं कहीं सरकार के मन में डर है। और जिस तरह से भी 2 दिन पहले उन्नाव में विधायक के साथ किसान ने घटना की है, उन्हें भरे मंच पर थप्पड़ जड़ा, तो वो भी एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी लिए। देखना होगा। जी आपको रोक रही हूँ इस वक्त हमारे साथ सपा से नेता तारिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। तारिक जी बहुत स्वागत है। हाँ जी मैम, क्या करिए आप? बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में। शुक्रिया मैम। क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, सपा कितनी तैयार नजर आ रही है? क्योंकि 2017 में आप लोगों का काम बोला नहीं और आंकड़ों में तब्दील नहीं हुआ, इस बार कितनी तैयारी? मैम इस बार हम लोग की तैयारी थोड़ी है, इस बार जनता तैयारी करके बैठी है कि जो वादे इन्होंने 2017 में जनता से किए थे वो तो मुकम्मल किए नहीं। और दूसरा जंगल राज हो गया, राम राज को छोड़ दी, जंगल राज सभी 72 राज, राक्षस राज जिसको कहते हैं वो चालू हो गया है। और इन्होंने जो कुछ भी हुआ है जनता उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। जनता चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी नहीं, जनता लड़ रही है समाजवादी पार्टी के लिए इस बार। और इसका रिजल्ट आप इसको देखकर ऐसे कह सकती हैं कि जितने भी हमारे चुनाव रथ जहां से विजय रथ निकले हैं, आप देखिए कैसे जनता आई है, बिना पैसे के आई है, बिना सरकारी खर्चे के आई है, बिना सरकारी बसों के आई है, बिना डीएम और एसएसपी का तारिक जी यहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट सुनिए आप। लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश के चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल ये है कि 10 मार्च को हम आ रहे हैं और अखिलेश यादव जो सपा प्रमुख है उनकी तरफ से अभी तक कोई ट्वीट नहीं, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट से क्या सरकारें बन जाती है? सर अगर स्टेटमेंट से सरकारें नहीं बनती तो राजनीतिक रैलियां और बयानबाजियों का दौर ही नहीं होता। मैम चिलम पीने वालों से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। देख लीजिए चिलम पी के चले गए थे तो वहां से पंजाब से किसानों ने कैसा खदेड़ दिया कि नौटंकीबाज ने अपने आप को दिखा दिया कि उनकी सुरक्षा में चेंज हुई, जबकि उनके समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान पहुंच जाते हैं बिना बुलाए तब इनको डर नहीं लगता है, लेकिन पाकिस्तान से 10 मिनट दूर भारत में अपने ही शहर में अपने ही देश में मौजूद है 13 करोड़ रुपए की मिसाइल प्रूफ गाड़ी में बैठे हैं, उसके बावजूद इनको डर लगता है। नौटंकीबाजी की हद हो गई, दादा का पालके अवार्ड से इनको नवाजा जाना चाहिए। ये कौन सा जनता जनार्दन और कौन सा डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? टोटल डिक्टेटरशिप की सरकार चल रही है। आप तो देश में सुरक्षित है ना तमाचे मार दिए किसान, नॉर्मल किसान, बुजुर्ग किसान ने तमाचा मार दिया है। अभी तो जीते नहीं खाएंगे। आप देखिए इस स्तर पे बताइए, आप तो देश में सुरक्षित है ना? बिल्कुल, मैं पाकिस्तान जाने का इरादा नहीं है। जिसको असुरक्षा की भावना वो पाकिस्तान चला जाए। मोदी जी को बहुत असुरक्षा कर लग रही है तो उनको बहुत सुरक्षा। पाकिस्तान जाने की और भेजने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ। आप तो सुरक्षा महसूस करते हैं ना, आप तो सुरक्षित है ना?
मैंने अपनी सुरक्षा कर रखी है, मैं सरकार के भरोसे थोड़ी ना हूँ। जनता ने अपनी सुरक्षा कर रखी है, वो सरकार के भरोसे थोड़ी ना है। जो सरकार के भरोसे है उनके चिन्ह दिए जाते हैं और लेडीज के ब्लाउज फाड़े जाते हैं, लेडीज को पेटीकोट फाड़े जाते हैं, लड़कियों को केरोसिन डाल के रेप किया जाता है और रेप करने के बाद केरोसिन डाल के जलाया जाता है। तो होम सेक्रेटरी और डीजीपी सब कहते हैं कि साहब बलात्कार ही नहीं हुआ। अच्छा, हम तो सुरक्षित है, लेकिन ये गरीब जनता थोड़ी ना सुरक्षित है। हाँ, हम तो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, हम अपनी लड़ाई थोड़ी ना लड़ते हैं, हम तो जनता की लड़ाई लड़ते हैं। मैडम, समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीब जनता की लड़ाई लड़ती रही है। पूंजीपतियों की लड़ाई तो शुरू से बीजेपी और कांग्रेस लड़ती है, हम लोग नहीं लड़ते हैं। आप इस बात के लिए कितने आश्वस्त हैं कि निष्पक्ष तौर पर चुनाव संपन्न हो पाएंगे? 50-50। 50। तो मतलब अभी से आपने कह दिया कि 50-50, आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब? आप एक बात बताइए, एक बार अगर आपको कोई तमाचा मार के चला जाए, एक बार सवाल तो मैं पूछूंगी ना, तो आप उसके ऊपर भरोसा करेंगी जी? अगर कोई आपको तमाचा मार के चला जाए तो क्या आप उसके ऊपर भरोसा करेंगी? या आपका पैसा कोई मार के चला जाए, उसके बाद उसके ऊपर दूसरी बार भरोसा करेंगी? चलिए, दूसरी बार फिर भरोसा कर लिया, तीसरी बार फिर भरोसा कर लिया, लेकिन 50-50 तो भरोसा कर लिया। ठीक है, अब मैं आपके सवाल, हालांकि सवाल पूछने का काम तो मेरा है, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ, क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है कि किसी को तमाचा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला। और दूसरी चीज ये है कि मैं अपनी सुरक्षा और अपने आसपास को एक सुरक्षित वातावरण दे सकती हूँ, मैं दूसरों पर निर्भर नहीं हूँ। रही बात सुरक्षा की, तो हमने वो माहौल भी देखा है। मतलब आप भी सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है, आपको भी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, यही तो मैं जानना चाहता था। तारिक जी, अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप सवाल का जवाब देने की बजाय जलेबी बना रहे हैं। तारिक जी सुनिए, तारिक जी, हमने वो सुरक्षा भी देखी है कि जब फरियादी थानों में फरियाद लेके जाता था और आजम खान की गायों को और भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस चली जाती थी और एक रेप पीड़िता की शिकायतों को दर्ज नहीं किया जाता था, हमने वो माहौल भी देखा है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अनिल दुबे जी भी भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन जुड़ गए हैं, हम उनको भी डिबेट में ज्वाइन करा लेते हैं। तारिक जी सुन तो लीजिए, आप पूरा मौका मिल रहा है तारिक जी बोलने का, आप सुनिए तारिक जी। का कवरेज करने गई थी तो हमने देखा कि पत्रकारों के साथ क्या सुलूक किया, कैसे डंडे मरता है, कैसे गंदी अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल दुबे जी बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ सपा से स्पोक पर्सन तारिक अहमद लारी जी भी जुड़े हुए हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि आप आज भी उनके गुणगान कर रहे हैं जब आपको गाली दी गई थी? आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, आप मेरे सवाल का किस तरह से अनर्गल जवाब दे रहे हैं? सवाल का जवाब कभी सवाल नहीं होता है तारिक जी, सवाल का जवाब कभी भी सवाल नहीं होता है। आपसे मेरा सीधा सवाल है, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यू आर नॉट अकाउंटेबल, यू आर नॉट अकाउंटेबल तारिक अहमद जी। सरकार की सुरक्षा, ये तारिक अहमद जी इस तरह से अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते आप, अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते आप पहले सुनने की क्षमता को डेवलप कीजिए, सुनने की क्षमता को डेवलप कीजिए, पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद आप अपने तर्कों पर आइए और तर्क आपके हमेशा तथ्यात्मक होना चाहिए। तथ्यात्मक तर्कों के साथ आप यहाँ पे चर्चा कीजिए। ये सरकार बदलनी है, आप जानती है। अनिल जी आप सुन रहे हैं, यहाँ पे सवाल करना है, इतना सवाल करना बेमानी हो जाता है जब सवाल वाजिब कर लिया जाता है, जब पूछ लिया जाता है कि बलात्कार के फरियादी जब जाते हैं पुलिस स्टेशन, उनकी फरियाद नहीं लिखी जाती है, लेकिन आजम खान की भैंसों को ढूंढने के लिए पुलिस चली जाती है, तो ये सवाल चुप जाता है और ये सवाल पूछूंगी। अनिल जी देखिए समाजवादी पार्टी की सबसे जो बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इनके नेता इतने अहंकारी हैं कि सत्ता जाने के बाद भी अभी सत्ता का अहंकार जो है वो इनके मन से नहीं निकला। और आप खुद सोचिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से अगर कोई इनसे कोई सवाल पूछता है तो उस पर भी ये बिफर जाते हैं और उससे भी उल्टी सीधी बातें करते हैं और उल्टा सीधा सवाल करते हैं। देखिए समाजवादी, अब देखिए
अब देखिए कालनेमी की तरह इनकी जो ये हंसी है वो आपको खुद सुनाई दे रही होगी और ये इनके संस्कार के पर्यायवाची भी है। तो खैर आप ऐसे लोगों को बहुत गंभीरता के साथ न लिया करें। नहीं, मैं गंभीरता से राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को इसलिए भी नहीं लेती क्योंकि मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ। दूसरी चीज अनिल जी ये है कि आरोप तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लग रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे भी पूछना मेरा लाजमी हो जाता है कि जब मंत्री टेनी जी कहते हैं कि आरोप अगर तय हो जाते हैं तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, टेनी जी ने इस्तीफा नहीं दिया लखीमपुर कांड में। देखिए हमारे सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी या हमारे सरकार की निष्पक्षता का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा। अरे भाई बात सुन लीजिए, बात सुनिए पहले, आपको बोल थोड़ी क्षमता पैदा करिए बात सुनने की। जी बात पूरी कीजिए अनिल जी। कराई और जांच में कोई दोषी हुए हैं उनकी वो पूरी तरह से जनता के सामने बेनकाब किए गए हैं और चार्जशीट भी उस पर तैयार की गई। कहीं से भी हमने किसी भी आरोपी को बचाने के लिए चाहे वो कितना भी टेनी साहब एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार को धमकाते गरियाते हुए भी नजर आए हैं, कैमरे में कैद हुए हैं, इसको लेके क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए आप समझिए पत्रकारिता को भी जिस तरह से उनसे सवाल पूछे जा रहे थे और जिस तरह से उनसे बर्ताव किया जा रहा था मैंने वो चीज भी देखी और लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका रवैया था मैं निश्चित रूप से उससे सहमत नहीं हूँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए। 5 दिसंबर 2019 याद है अनिल जी? 5 दिसंबर 2019 याद है? ये बताइए, आप अपना सवाल तो पूरा करिए। सर 5 दिसंबर 2019 को रेप पीड़िता को किस तरह से आधी रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, यह भी आप ही के कार्यकाल में हुआ है। तो महिला अपराध, महिला संबंधित अपराधों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्थिति किसी भी राजनीतिक पार्टी की बहुत अच्छी नहीं है। महिला संबंधी अपराधों में उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से हमारी सरकार में पूरी तरह से सुधार हुआ है और हमने पिछली सरकार के जो कुकर्म थे और पिछली सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति इसको ठीक करने का काम किया है। हमने अपराधियों को जेल भेजने का काम किया और इतना ही नहीं खुद कांग्रेस कमेटी के जो पार्लियामेंट्री पैनल, जो होम मिनिस्ट्री का पार्लियामेंट्री पैनल है, उसके जो चीफ हैं आनंद शर्मा जी, उन्होंने खुद कहा था अपनी रिपोर्ट में कि महिला सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना बेहतर काम किया है बाकी राज्यों को भी इससे सीख लेनी चाहिए और उसी आधार पर काम करना चाहिए। हमने महिलाओं के लिए अलग से इतनी सुविधाएं दी है, पुलिस विभाग में उनको तमाम तरह की वरीयता दी गई है और तमाम तरह से उनको सुविधाएं दी गई है ताकि वो अपनी बातों को बिना डर के, बिना भय के शासन तक, सत्ता तक, पुलिस प्रशासन तक पहुंचा सके और उनको न्याय मिल सके। सर हमने देखा कि कुलदीप सेंगर के भाई ने किस तरह से एक लड़की के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। देखिए मैं दोनों ही, मेरा काम सवाल करना। देखिए जब तक मैं तारिक अहमद से सवाल कर रही थी तब तक आप मेरा समर्थन कर रहे थे कि हाँ आप मतलब पत्रकारों की वैल्यू नहीं की जाती। अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो अब आपको बुरा लगने लगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैंने आप पर कोई आरोप लगाया हो तो मुझे बताइए। नहीं तो आप तो नहीं, आप बताइए ना, मैंने कोई आरोप लगाया क्या अभी तक आप पर? क्या आप मुझसे गलत सवाल पूछ रही हैं या आप समाजवादी पार्टी की एजेंट है, कुछ ऐसा कहा क्या मैंने आपको? आप आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि मैं यहाँ पे एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे जनता की एजेंट हूँ। मैं यहाँ पे बतौर जनता की एजेंट होने के नाते सवाल कर रही हूँ और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रतिनिधित्व करती हूँ, इसलिए मैं सवाल करूंगी सर। मैडम आप सवाल करिए ना, मैंने कहा कि आप सवाल मत करिए। मैंने आपको कुछ कहा हो, मैंने आपको मना किया हो सवाल करने से? लारी जी का रिएक्शन ले लेते हैं। आप सवाल पूछ रही है, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, लारी सवाल पूछ रही है, लारी जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। लारी जी हंस रहे थे आप? जी मैम, मिट्टी का तेल डाल के लड़की की बॉडी जलाना इनके संस्कृति में होगा। इनकी संस्कृति में चिरहरण है, जो चिरहरण किया गया, साड़ी खींच दी गई, पेटकोट खींच दिया गया, ब्लाउज खींच दिया गया, इसको ये कहते हैं महिला सुरक्षा। तो इनसे अच्छी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। आज तक याद है मुझे वो बेचारी ब्राह्मण लड़की गोरखपुर यूनिवर्सिटी की गायब है, उसका आज तक नहीं पता चला क्या मामला है, कहाँ गायब है, क्यों गायब है, और ये आज सनी जमाने से गायब है।
ये संवेदनशीलता होनी चाहिए लारी जी, और आपकी संवेदनशीलता का मैं स्वागत करती हूँ। और काश आपकी ये संवेदनशीलता साल 2014 में 29 मई को भी बदायूं में नजर आती, जब जहां पे 2 बहनें शौच के लिए जाती हैं, उनके साथ बलात्कार करने के बाद उनको पेड़ से जिंदा लटका के मार दिया जाता है। उन्हीं के लड़कियों के वालिद ने उन लोग को मारा था, क्योंकि उन्होंने उनकी मर्जी के खिलाफ वो किसी और लड़के के साथ अपना गलत अनैतिक कार्य कर रही थी। आप ये भी साथ में बोलिए ना, बाद में मतलब अगर उनके घर वालों ने मारा था, प्रूव हुई सीबीआई इंक्वायरी में, प्रूव हुई मैम, ये कहीं और नहीं है, सीबीआई इंक्वायरी में प्रूव हुई है। साथ में ये भी बोलिए हमने किसी के भी बलात्कार के बलात्कारी नहीं, सही बात है। सीबीआई इंक्वायरी और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो अकॉर्डिंग टू हमारे हिसाब से, जो हमारी जब सरकार रूल करती है उस वक्त हमारी सीबीआई इंक्वायरी और हमारी तमाम चीजें लॉ एंड ऑर्डर उस हिसाब से चलने लगता है, कानून व्यवस्था उस हिसाब से हम चला लेते हैं। और जब दूसरी कोई पार्टी रूल करती है तो वही चीजें दूसरे ढंग से हम देखते हैं। हालांकि अब ये चुनाव ही बताएंगे और 10 तारीख को नतीजे बताएंगे कि यहाँ पे जो गेंद जो जनता के पाले में गई है उसने किस तरह से समाजवाद के विकास को देखा था और किस तरह से यहाँ पे सबका साथ सबका विकास देख रही है। बहुत शुक्रिया लारी जी हमारे साथ शामिल होने के लिए, और हमारे साथ अनिल जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र जी, वाकई में उत्तर प्रदेश के चुनाव इस वक्त और इस साल बेहद दिलचस्प होने जा रहे हैं। हेलो जी राघवेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लखनऊ से जी राघवेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस पूरे कन्वर्सेशन पर उनका क्या कहना है। वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया है, और इसी सिलसिले में जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 7 चरणों में चुनाव कराने को लेकर तारीखों का ऐलान किया है। ऐलान 7 चरणों में किया गया है, लेकिन वक्त बहुत कम दिया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब में चुनाव होना है, और इन 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। और यहाँ पे चुनावी खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो चुनावी खर्चे को बढ़ा के 40 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को चुनाव होना है। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, 7 चरणों में चुनाव, बेहद कम समय और राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजियों का दौर उतना ही गर्म है जितना पहले था। जी बिल्कुल, बयानबाजी का वक्त भी है, क्योंकि पूरे 5 साल सत्ता में आने के लिए और सत्ता में दोबारा बने रहने के लिए सभी सियासी दल प्रयास करते हैं, चाहे जो दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो। तो सभी दलों को नैतिक अधिकार भी है कि जनता के बीच जाएं, अपनी बातों को कहें, अपने प्रोग्राम जनता को बताएं कि एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इतना तो साफ है, योगी आदित्यनाथ सरकार अपने पिछले 5 साल के कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि अपराधी जेल में है, कानून व्यवस्था उनका मुद्दा है, स्वरोजगार मुद्दा है, और कोरोना काल में जो इंतजाम किए थे उसको मुद्दा बनाकर, खास तौर से जो लड़कियों के लिए उन्होंने किया सुरक्षा के लिए 1090 पे जो गाड़ियां बढ़ाई हैं, पिंक टॉयलेट बनाए हैं, पिंक पुलिस बूथ बनाए हैं और तमाम तरह सुधार, उसको तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार कहते हैं कि उनके कामों को अपना नाम देकर योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, अब जनता को तय करना, क्योंकि जनता इस सोशल मीडिया के दौर में सब कुछ देख रही है। वो जानती है कौन सरकार बेहतर है, कौन नहीं बेहतर है। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद अगर 47 सीटों पे समाजवादी पार्टी रुक जाती है तो कहीं कहीं उनके अंदर कमी थी। अगर भारतीय जनता पार्टी 325 के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर अगर बाई द वे उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर हो जाती है तो माना जाएगा कहीं कहीं इनमें भी कमी है, क्योंकि तय जनता को करना, जनता मुद्दों को देख रही है और भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त वाकई में राघवेंद्र जी, और समझ भी रही है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्ता के संग्राम में आपको हम बता दें कि ये जो सत्ता का संग्राम है, 5 राज्यों के सत्ता का संग्राम 2021 के बीच में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसको अंजाम पर पहुंचाने की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने किया है। 7 चरणों में 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होंगे। 10 तारीख को नतीजे आएंगे और उसके बाद ताजपोशी का दिन आएगा। हालांकि जनता जनार्दन किसको
यहाँ पे ताज पहनाती है, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा। और सबसे सटीक और सबसे पहले नतीजे देखने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।